हमारे छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, ई राघवेंद्र राव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये सब हमार पुरखा मन के वो नामे जे मन अंग्रेज मन से लोहा लीन। यही माँ राधाबाई, परसराम सोनी, ऐसे भी कुछ हमन के पुरखा मन हवे जे मन के नाम ला आप मन और हमन नहीं जाना था, लेकिन ये मन अंग्रेज मन से हमार राज्य ला और देश ला आज़ादी दिलाए बा अपन सब कुछ न्यौछावर कर दे रही से। आज 15 अगस्त के दिन हमार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी ये सब हमार पुरखा और जे मन के नाम मैं भुला गए हाँ, सब कोइला हमार मेंटर्स ज्ञान की ओर से प्रणाम और आभार। आप सभी ला 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामना। देश के स्वतंत्रता सेनानी मन के साथ हमार राज्य के भी स्वतंत्रता सेनानी मन ला जाना। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर में। मेंटर्स ज्ञान चैनल में हर रोज़ हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज का जो करंट अफेयर है उसमें सबसे पहला जो न्यूज़ है वह है लिथियम के बारे में। आप सभी को पता होगा अब इलेक्ट्रिक वाहन या फिर आपके बैटरी में जो मोबाइल में जो बैटरी है उसमें लिथियम आयन है, उसको लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। तो इन बैटरीज का उपयोग करके अब हम ई सेक्टर में यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि इसका खदान हमारे कोरबा ज़िले के कटघोरा क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। और प्राप्त होने के साथ ही साथ इसकी ई नीलामी शुरू हो गई थी, जिसके बाद अब इसका उत्पादन किया जाएगा कटघोरा के क्षेत्र से। तो न्यूज़ जो है उस पर ध्यान देंगे। कटघोरा में शुरू होगी देश की पहली लिथियम खदान और मिलेंगे नए रोजगार। डेफिनेटली कोरबा में वैसे भी कोयले और बाकी सभी के खदान है जहाँ पे SCCL जैसी कंपनी के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ के विद्युत आपूर्ति के लिए कोयला भी मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल आपूर्ति के लिए खदान भी कोरबा में ही है और अब इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिए खदान भी कोरबा में प्राप्त हुआ है। इसका फ़ायदा कैसे देश को होगा? तो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग बढ़ेंगे। जो लिथियम आयन बैटरी बनती है इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज को चलाया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी बनता है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाया जाता है। अगेन इसके बाद बैटरी निर्माण का उद्योग लगेगा, इसके बाद रोजगार के अवसर खुलेंगे। वही सारी चीज़ें लाइन से लिखी हुई हैं जो आपको एक ही बात लिंक करके बताया था। न्यूज़पेपर में भी ऐसे चलते रहता है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में माइनिंग होगी। यहाँ से 10 से 2000 ppm लिथियम कंटेंट पाया गया है। छत्तीसगढ़ में इसकी माइनिंग शुरू होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो कौन है हमारे श्याम बिहारी जी? श्याम बिहारी जी हमारे राज्य के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं। ठीक, तो वो कोरबा वो और विष्णुदेव साई जी दोनों एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां से लिथियम के बारे में ये जानकारी हमें मिली है। 250 हेक्टेयर में देख रहे हैं आप 2000 ppm लिथियम प्राप्त होगा। अब स्टैटिक पार्ट में लिथियम के बारे में जान लेते हैं। साइंस के पेपर में लिथियम इम्पॉर्टेंट है। साथ ही छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के पेपर में जो कि पेपर नंबर 5 है वहाँ पर छत्तीसगढ़ के कोरबा से निकल रहा है, इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये दुनिया का सबसे हल्का मेटल है। लिथियम एक सॉफ्ट और लाइट वेट मेटल है। इतना सॉफ्ट है कि आप इसे घरेलू चाकू से भी काट सकते हैं और इतना हल्का है कि ये पानी में तैरने लगता है। ये मेटल केमिकल एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। हल्का है इसीलिए हल्के बैटरी से निर्माण किए जा सकते हैं। आज से करीब 233 साल पहले 1790 में ब्राज़ील के जोजे बोनिफेसियो डी अद्राल्डा ई सिल्वा को पत्थरनुमा एक मिनरल पेटालाइट मिला था। देखने में सफ़ेद और भूरे रंग का था। आग में फेंकने पर चमकीले लाल रंग का हो जाता था। 1817 में स्वीडन के केमिस्ट जॉन अगस्त ने इसके कारण पर गौर किया तो पता चला कि पेटालाइट में एक अननोन एलिमेंट छिपा हुआ है जिसको लिथियम कहते हैं। लिथियम के गुण अगर आपको पता करना है तो ये एक नरम और चांदी के समान सफ़ेद धातु है। दूसरा इसे वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना भी कहते हैं। यह क्षारीय दुर्लभ मृदा धातु है।
इसके बाद लिथियम के अनुप्रयोग अगर देखेंगे तो रासायनिक सेल निर्माण में होता है, इलेक्ट्रिक वाहन के बैटरी को बनाने में होता है, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि के लिए लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। फिर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भी मिल सकता है, ऐसा संभावना है। गुजरात के सांभर में भी प्राप्त होने की संभावना है, गुजरात के राजस्थान के सांभर में और गुजरात के कच्छ के रण में प्राप्त होने की संभावना है। हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा में तो प्राप्त हो ही रहा है। इसके बाद और लिथियम के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो भारत लिथियम की डिमांड सबसे ज़्यादा चीन से प्राप्त करता है, फिर हांगकांग से प्राप्त करता है, फिर वियतनाम से प्राप्त करता है। आपको पता ही होगा कि ये सारे देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कितना आगे हैं। अब लिथियम का भंडार भारत में मिल रहा है, विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिल रहा है, तो हम भी इस क्षेत्र में आगे जाएंगे। इन्वेस्ट इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब पे अब इसका उपयोग देखने को मिलेगा लिथियम का। आगे बढ़ते हैं। भारत लिथियम के लिए चीन पर सर्वाधिक निर्भर है। अब क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिले हैं? महेशपुर, रामपुर, चकचकुआ पहाड़, नवागांव, कटघोरा, रामपुर जलाशय के आसपास मिलेगा, और सुकमा क्षेत्र में भी कुछ मिलता है लिथियम, गोविंदपाल, मुंडपाल क्षेत्र में। क्लियर है? अच्छा, इसको पढ़ने के समय ऐसे दुर्लभ जो मिनरल्स हैं वो छत्तीसगढ़ में और किस किस क्षेत्र में मिलते हैं। टीन, गोविंदपाल, मुंडपाल को आपको याद आ रहा होगा कि टीन का क्षेत्र है जो कि सुकमा जिले में स्थित है। चित्तलनार, तोंगेपाल, ये सारे जगहों पर टीन मिलता है, सुकमा क्षेत्र में स्थित है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। अब जो मिनरल जहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो मिनरल जिस जिले से एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ पर एक खनिज न्यास बनता है जिसको कहते हैं डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कहते हैं। इसको भी स्टैटिक पार्ट में आपको पढ़ना चाहिए। और इसके बारे में जानकारी, यहाँ पर एक न्यूज़ है कि डीएमएफ घोटाले में कोरबा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में छापे। खैर, ये छापे वाले न्यूज़ चलते रहेंगे। हम एज अ स्टूडेंट, हमारे काम की चीज़ इधर है कि डीएमएफ होता है तो जिला खनिज न्यास संस्थान अधिनियम 2015 के अंतर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया था। 22 दिसंबर सन 2015 को लागू हुआ था 12 जनवरी सन 2016 को। 12 जनवरी का मतलब विवेकानंद जी का जन्मदिन, राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर संस्था ये है, कैसी है? तो नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है। 33 जिलों में संचालित है। इसका अध्यक्ष जो होता है जिला कलेक्टर होता है। लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य इसके मेंबर होते हैं। इसका मुख्य कार्य देखिए, स्वास्थ्य है, पेयजल है, शिक्षा है, कृषि है। इन क्षेत्रों में जो मिनरल्स डेवलप होते हैं वहाँ पर का जो फंड प्राप्त होता है उस पर्टिकुलर जिले की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाना है। लाभांश का इसका जो क्षेत्र होता है वो सुपोषण प्रदान करना, स्वास्थ्य अच्छा रखना, शिक्षा प्रदान करना, कृषि उत्तम रखना, पेयजल साफ रखना, जीविकोपार्जन सबकी सामान्य हो, ऊर्जा, जल विभाजक, विकास इत्यादि के क्षेत्र में उस पैसे का प्रयोग किया जाना है। डीएमएफ फंड यानी डीएमएफ से प्राप्त राशि का 30% उस क्षेत्र के विकास के लिए और 10% उस खदान के विकास के लिए प्रदान किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो जिस खदान के कारण आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि वहाँ पे उत्पादन हो रहा है, उसी उत्पादन से विकास हो रहा है, तो खदान के कहीं पे भी खुलने से लोगों को दिक्कत होती है, तो उनकी सहायता के लिए यही डीएमएफ फंड का उपयोग किया जाता है। राज्य में खनिज विकास निधि का प्रारंभ 25 सितंबर सन 2003 को किया गया था और डीएमएफ फंड उसके बाद 22 दिसंबर सन 2015 को अधिसूचित किया गया है। ये आपके पढ़ने के लिए था। इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको बुक्स में मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएगा। खैर, यहाँ जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो डीएमएफ का आपका कोटा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज़ देखेंगे जिसमें आप कोरबा का राजमहल देख रहे हैं। अभी ये राजमहल नहीं है, कोरबा में एक कॉलेज के रूप में है जिसको कमला नेहरू महाविद्यालय या केएन कॉलेज कहते हैं। यह वहाँ की रानी जो कि धनराज कुंवर थी। खैर, कोरबा जब छत्तीसगढ़ आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, उस समय छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी वहाँ पे कोरबा कोई रियासत नहीं था, एक जमींदारी थी जहाँ की जो शासिका थी वो धनराज कुंवर थी। अंग्रेज़ों ने इनके राजमहल बाकी सारे जगहों को ले लिया था जिससे ये वापस पुनः प्राप्त की हैं और उसके बाद इन्होंने इस जगह पर सबसे पहले तो अंग्रेजी स्कूल खोले थे। अंग्रेजी स्कूल खोलने का उद्देश्य यह नहीं था कि अंग्रेजी सीखना या सिखाना, उसका उद्देश्य यह था कि लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का जानकारी देकर ब्रिटिश नीति जो कि अंग्रेजी में ही होती थी उसको समझना और अपने लिए यदि वह गलत लगे तो उसका विरोध करने के लिए लोगों को शिक्षित करना था। समझ में आ गई बात? दूसरा ये था कि जब ये रानी के वंशज जब उस जगह पे नहीं रहते हैं तो इन्होंने इस अपने
जो आप राजमहल का फ़ोटो देख पा रहे हैं उसको शिक्षा के लिए दान दे दिया था। अभी ये कमला नेहरू महाविद्यालय के नाम से वहाँ पर संचालित होता है। खैर, इम्पॉर्टेंट इस न्यूज़ में ये था डलहौजी की हड़प नीति, जो कि आपके पेपर 3 पार्ट 1 भारत के इतिहास के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम अभी अगले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बने थे। किस टाइम पे बने थे? तो 1848 से 1856 तक। ठीक, इसके बाद हड़प नीति क्या थी? तो हिंदू परंपरा के अनुसार यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसके गोद में लिए हुए पुत्र को उसकी संपत्ति का वारिस माना जाता था। ये हिंदू परंपरा थी। पर कंपनी आ गई। कंपनी ने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में क्या कहा? ब्रिटिश वाले बोले कि ये दत्तक पुत्र को हम नहीं मानेंगे और आपके शासन को हम हड़प लेंगे, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा मान्य उत्तराधिकारी नहीं है। दत्तक उत्तराधिकारी को हम नहीं मानते। तो डलहौजी के आने से पहले भारत में 3 प्रकार के राज्य थे। एक स्वतंत्र राज्य थे जिनका कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं था। दूसरे मित्र राज्य थे जो कंपनी के द्वारा विदेशी मामलों में सहयोग लेते थे। और तीसरे थे आश्रित राज्य जो पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर होते थे। हड़प नीति इससे पहले केवल आश्रित राज्य पर लागू होती थी। फिर जब लॉर्ड डलहौजी आया तो इन सारे राज्यों पर हड़प नीति लागू कर दिया, जिसमें संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 53, नागपुर 54। अच्छा, इससे पहले भी हैं सतारा 1848, जैतपुर 1848, फिर करौली 1855 और अवध 1856। ये सन आपको याद रखना है। इसी सीक्वेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि सीक्वेंस सही है या गलत है, प्रीलिम्स में भी। मेंस में सीधा डलहौजी की हड़प नीति क्या थी लिखने बोलेगा, तब आपको ये राज्य के क्रम और नाम पता होने चाहिए। ये थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर कुछ पूछता है तो उनकी हड़प नीति सबसे फेमस थी। इसके बाद आप देख रहे होंगे कंधे से दागी गई मिसाइल 2.5 किलोमीटर दूर से ही टैंक को उड़ा देगी। यानी दुश्मन के टैंक उड़ाने के लिए एक एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नाम क्या था इसका? इसका नाम है समर 2। ठीक है। भारत दिसंबर तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए नई विकसित वायु रक्षा प्रणाली समर 2 का परीक्षण करने को तैयार है। समर 2 प्रणाली को 30 किलोमीटर के रेंज तक लड़ाकू जेट हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहनों सहित हवाई खतरों से मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत जो है वो अभी समर 1 प्रणाली का उपयोग कर रहा है। इसका रेंज 8 किलोमीटर है। समर 2 का रेंज और बढ़ जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो समर 2 बन रहा है, जिसका नाम शॉर्ट नेम ये है MPATGM, इसका मतलब ये है मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से आपको रखना है, लॉन्च करना है। कहीं दूर पे टैंक होगा उसको आप मार सकते हैं। तो इस खबर से आपको इम्पोर्टेंट क्या लगता है? DRDO क्या है? तो DRDO राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जिसका डिफेंस DRDO नाम से क्लियर है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका गठन हुआ था 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष समीर V कामत हैं, SV कामत है। बार बार आप लोग करंट जब जैसे ही प्रीलिम्स आता है तो इस करंट अफेयर को पढ़ते हैं, अभी से ही पढ़ लीजिए, याद रखना चाहिए। SV कामत DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान और विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाना है। यह DRDO इसरो के अलग अलग जो मिशंस होते हैं उसमें भी उनकी हेल्प करता है, सहायता करता है। भारत के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, हेलिना, MPATGM इत्यादि हैं। कौन कौन से हैं? नाग है, हेलिना है और MPATGM, जिसको समर 1 और 2 कहा गया। अभी थोड़ा देर पहले न्यूज़ में हमने पढ़ा है। इसके बाद MPATGM का सफल परीक्षण पोखरण में किया गया था। पोखरण में पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि असफल रहा था, 1974 में किया गया था। क्लियर है। इसके बाद एक लोकल छत्तीसगढ़ के अंदर का न्यूज़ है कि स्वाइन फ्लू बहुत सारे जिलों में फैलने लगा है। स्वाइन फ्लू सूअर से फैलने वाली बीमारी है। जब इसके फैलने का रेशियो बढ़ते जा रहा है, इसीलिए आप सभी से एक निवेदन है कि सतर्क रहिएगा। और अगर CGPSC के स्टूडेंट हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद एक चीज़ ज़रूर जान लेना कि कौन कौन सी बीमारियां हैं
जो इस प्रकार से फ्लू के नाम से होती हैं। एक तो स्वाइन फ्लू जिसका नाम है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, तो यह एक वायरस जनित रोग है, इससे सूअरों को संक्रमित करता है। हालांकि यह वायरस इंसानों को भी संक्रमित करता है, खांसने छींकने से फैलता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण बुखार, खांसी, ठंड लगना, सिरदर्द इत्यादि। बर्ड फ्लू, अगर आपको नॉर्मल अभी वायरल फीवर है तो डरना मत, लेकिन यह है कि बहुत दिन तक अगर ये बना रहता है तो डॉक्टर की सलाह से जांच करा लीजिएगा, ठीक। इसके बाद बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अगेन यह वायरस से जनित रोग है, तो वायरल संक्रमण है जो आम तौर पर पक्षियों में फैलता है लेकिन कभी कभी मनुष्यों में फैलता है। इन्फ्लुएंजा H5N1 है ना, ये क्या था, H1N1 था। स्वाइन फ्लू H5N1 है, मनुष्यों में सबसे आम कारण है। इस बर्ड फ्लू बीमारी को फैलाने के लिए पोल्ट्री और पशुधन के साथ साथ काम करने वाले लोगों में अधिक फैलता है। इसके बाद देखते हैं विषाणु जनित रोग और कौन कौन से हैं। तो एड्स है, कौन से विषाणु से फैलता है, इसको आपको कमेंट में बताना है। चेचक कौन से विषाणु से फैलता है, कमेंट में बताइए। कोरोना आप सभी को पता होगा, इसका कोविड-19 वायरस है। फिर रेबीज, खसरा, ये विषाणु जनित रोग हैं। इसके बाद जीवाणु जनित रोग, याद कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में सीधे लिखने भी आता है। निमोनिया, टिटनेस, क्षय रोग, टाइफाइड, हैजा, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग की अगर बात करेंगे तो मलेरिया है, पेचिस है, काला ज्वर है, पायरिया है, निद्रा रोग है, ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। कवक जनित रोग अगर होगा तो खुजली, दमा, दाद, गंजापन और एक्जिमा, ये कुछ रोग हैं जो विषाणु जनित हैं, जीवाणु जनित हैं, प्रोटोजोआ जनित हैं और कवक जनित है, तो इनको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद आखिरी में एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। डलहौजी की हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया था, इसी वीडियो में इसके आंसर दिया हुआ है, जिसको आपको पढ़ करके कमेंट में अपना जवाब देना है। आज 15 अगस्त है, इतना ही करंट अफेयर आज के दिन में था। कल फिर नए करंट अफेयर के साथ हम सब आपसे मिलेंगे। पूरा मेंटर्स ज्ञान टीम एक करंट अफेयर वीडियो के माध्यम से आपसे मिलता है, जिसमें हमारे एडिटर्स, हमारे टाइपिस्ट, मैं खुद जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आशीष, हमारे मेंटर्स, जिनके कहने पर ये करंट अफेयर वीडियो हमारे सभी मेंटीज़ लोगों के लिए, आप जो तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया जाता है। तो ये एक प्रस्तुति थी 15 अगस्त के दिन हमारे मेंटर्स ज्ञान टीम की ओर से। आगे और करंट अफेयर लेके आते रहेंगे। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, तो आज के दिन उनको याद करते हुए 15 अगस्त मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।